स्वागत है आपका के सिको ज्ञान गंगा में। और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट इनकम का एस्टेब्लिशमेंट कि किस प्रकार से हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा पूर्ण रोजगार, आय स्तर और कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का एनालिसिस क्यों करते हैं, अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं समग्र मांग और समग्र पूर्ति की। मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो केंद्रीय समस्या है, वो है पूर्ण रोजगार की। तो पूर्ण रोजगार की जो समस्या है उसके अध्ययन के लिए एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में रोजगार, आय और कीमत स्तर का निर्धारण एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू होता है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा उत्पादन स्तर, रोजगार स्तर और कीमत स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अतः ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी टॉपिक +2 में आगे आएंगे उन सब में समग्र मांग और समग्र पूर्ति की धारणा चलती रहेगी। ये दोनों कर्व का यूज हम बार बार करेंगे, चाहे वो आपकी डेफिशिएंट डिमांड हो, एक्सेस डिमांड हो, मल्टीप्लायर हो, कोई मर्जी टॉपिक हो, उनमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति की धारणा का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक समग्र मांग। समग्र मांग क्या होती है? एक लेखा वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय को समग्र मांग कहा जाता है। एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उस पर जो कुल खर्च किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? समग्र मांग कहते हैं। ये मांग की तत्परता को दिखाता है, रेडीनेस ऑफ डिमांड दिखाता है कि कितना मांग पर खर्च किया जाने वाला है। समग्र मांग के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? अगर हम समग्र मांग के कंपोनेंट्स की बात करें कि समग्र मांग में हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो देखिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो फंक्शन होता है C + I + G + X - M का। C यहाँ पे है प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग की मांग। I यहाँ पे है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, निजी निवेश मांग। G यहाँ पे है गवर्नमेंट परचेज, सरकारी खरीद, क्योंकि सरकार भी पब्लिक के कल्याण के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, खर्च करती है वस्तुओं और सेवाओं पर, खरीदती है उनको जनता के कल्याण के लिए। X - M क्या है? यहाँ पे निर्यात और आयात का डिफरेंस। निर्यात क्या होता है? विदेशियों द्वारा देश की वस्तुओं की मांग, और आयात क्या होता है? देशवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं की मांग। तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस होता है उसको हम शुद्ध निर्यात बोलते हैं, और इसे शुद्ध निर्यात भी मांग का भाग होता है। समग्र मांग की जो धारणा है, एग्रीगेट डिमांड का जो कंसेप्ट है, उसको हम टेबल के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए इनकम हमारी 0 से लेके 100, 200, 300, 400, 500 तक अंजुम की हमने। उपभोग जो है वो 25, 100, 175। यहाँ पे हमें ये बात नोट करनी है कि अगर इनकम स्तर, आय का स्तर आपका शून्य भी है तो भी उपभोग का एक न्यूनतम स्तर जरूर रहता है, क्योंकि इंसान जो है अगर आय शून्य भी रहेगी तब भी वह चाहे भीख मांग कर खाए, चाहे वह अपनी पुरानी वस्तुओं का यूज़ करे, लेकिन कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करेगा। तो आय के शून्य रहने पर भी उपभोग का एक न्यूनतम स्तर जरूर रहेगा। C + I को जोड़ करके हमने समग्र मांग लिया है। जैसे जैसे आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के साथ निवेश जोड़ते जाते हैं, हमें समग्र मांग प्राप्त होती जाती है। इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर है वो स्वतंत्र निवेश लिया गया है, क्योंकि केन जो है वो स्वतंत्र निवेश को मानता है कि आय चाहे का स्तर कुछ भी हो, लेकिन एक न्यूनतम जो इन्वेस्टमेंट स्तर है वो हमेशा रहता है। वो सरकारी निवेश को शामिल करता है, और सरकार निवेश एक निश्चित स्तर पर करती रहती है। इसी टेबल के थ्रू हमने डायग्राम बनाया है। डायग्राम में II हमारा स्वतंत्र निवेश है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। CC हमारा कंजम्पशन कर्व है, और इन दोनों का इनकम के विभिन्न लेवल स्तरों पर जोड़ करके हमने C + I अर्थात AD कर्व को प्राप्त किया है। जो AD कर्व है वो C और I का जोड़ है। ये केंजियन कंसेप्ट है। इसमें जो उपभोग है उसको आय के स्तर पर माना गया है,
कि जो उपभोग है, जो कंजम्पशन है, वो आय पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उपभोग भी बढ़ता जाता है। इसलिए जो हमारा उपभोग वक्र है वो ऊपर की ओर उठता हुआ है और इन दोनों के जोड़ के द्वारा जो एडी वक्र हमने प्राप्त किया है वो भी धनात्मक ढाल वाला, पॉजिटिव स्लोप वाला ऊपर की ओर उठता हुआ है। अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें परंपरावादी अर्थशास्त्रियों, परंपरावादी अर्थात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे मार्शल है, पिगू है, रॉबर्टसन है, तो वो जो है डिमांड को जोड़ते हैं प्राइस के साथ। प्राइस के साथ डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती जाती है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट में जहाँ केन्ज एग्रीगेट डिमांड को इनकम के साथ जोड़ता है और पॉजिटिव स्लोप रखता है, वहीं जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो डिमांड को प्राइस के साथ जोड़ते हैं और डिमांड नेगेटिव रिलेशन रखती है प्राइस के साथ। थैंक यू।